अक्सर पेशेंट मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं एहतलाम हो गया, वेट ड्रीम हो गई और मैं बड़ी मुसीबत का शिकार हूँ। इसकी वजह से मेरे जिस्म में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है, मेरा मर्दाना कमज़ोरी काफ़ी ज़्यादा हो गई है और मेरे जो स्पर्म हैं वो ज़ाया हो रहे हैं और मैं बच्चा पैदा नहीं कर सकूँगा। इस तरह की काफ़ी सारी कंप्लेंट लेकर, काफ़ी सारे शक व शुबहात लेकर पेशेंट जो हैं हमारे पास ओपीडी में प्रेजेंट करते हैं। आज इसीलिए मैंने सोचा है कि इस टॉपिक को थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस करूं ताकि लोगों के जो भी इस मसले को लेके जो परेशानियां हैं, जो मसाइल हैं, वो सॉल्व हो जाएं। किसी एक मरीज़ का भी अगर फ़ायदा हो जाए तो वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो गया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूरोटॉक्स। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद सिद्दीक हारिस है और मैं एक कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हूँ। Nowadays I'm working as a senior registrar in Sheikh Zayed Hospital Rahim Yar Khan as well as a consultant urologist in Doctors Clinic सादकाबाद। आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसे मैंने पहले ज़िक्र किया, वो ये है कि आज हम जानेंगे कि नाइट फॉल, वेट ड्रीम्स, उर्दू में अगर मैं बात करूँ तो एहतलाम, ये क्या चीज़ होती है। इंग्लिश में इस चीज़ को नॉक्टर्नल इमिशंस भी कहा जाता है, वेट ड्रीम्स भी कहा जाता है और इसके अलावा नाइट फॉल्स भी कहा जाता है। हमारे पास जो पेशेंट आते हैं वो कसरत एहतलाम की शिकायत के साथ हमारे पास प्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि बेसिकली नाइट फॉल या एहतलाम होता क्या है। एहतलाम का मतलब ये है कि एक नॉर्मल फिज़ियोलॉजिकल प्रोसेस है। इसके अंदर बेसिकली ये होता है कि सोते में मरीज़ की जो एजैकुलेशन है वो हो जाती है, मतलब उसका जो सेमिनल फ्लूइड है वो डिस्चार्ज हो जाता है और अक्सर औक़ात पेशेंट को इस चीज़ की ख़बर भी नहीं होती। अमूमी तौर पर एहतलाम जो है वो सेक्सुअल ड्रीम्स के साथ रिलेटेड होता है। आम तौर पर 8% लोगों को सेक्सुअल ड्रीम्स आते हैं, जिनमें से 4% लोग जो हैं वो वेट ड्रीम्स के साथ प्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले सवाल अक्सर जो मरीज़ कहते हैं कि इसकी क्या वजूहात होती हैं। अमूमी तौर पर इसको 2 वजूहात में डिवाइड करते हैं। जैसे मैंने डिफ़ाइन किया, पहली वजह ये है कि ये एक नॉर्मल फिज़ियोलॉजिकल चीज़ होती है और दूसरे नंबर पर इसकी कोई पैथोलॉजिकल रीज़न हो सकती है, इसके साथ कोई और बीमारी हो सकती है जो हम वीडियो में आगे जाके जानेंगे। उस सूरत के अंदर इसको ट्रीट करना भी, उस बीमारी को भी ट्रीट करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। अक्सर पेशेंट्स का सवाल ये होता है कि किस एज में कॉमन है, किस एज में जो है एहतलाम होता है। एहतलाम और या नाइट फॉल्स जो हैं इसकी कोई ख़ास स्पेसिफिक एज नहीं होती। ये ख़ास तौर पर जो है तमाम मर्द हज़रात में किसी भी वक्त हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये बलूगत वाले नौजवान लोगों में ज़्यादा पाया जाता है और आम तौर पर जो अनमैरिड लोग हैं उनके अंदर ज़्यादा। जो लोग थोड़े से ओल्ड एज हो जाते हैं उनके अंदर इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो कम हो जाती है और जो शादीशुदा अफराद हैं उनके अंदर भी इसकी फ्रीक्वेंसी अनमैरिड की निस्बतन कम होती है। इसके अलावा एक पेशेंट सवाल करते हैं कि क्या ये नेचुरल चीज़ है या बीमारी है। तो इसका जवाब यही है कि ये एक बेशक एक बिल्कुल ही अनहार्मफुल एक नेचुरल फिनोमेना है और ये ख़ास तौर पर तब होता है जब बच्चे, ख़ास तौर पर जब अपनी प्यूबर्टी को टच करते हैं, जब वो नौजवान बलूगत की तरफ जा रहे होते हैं, बालिग होते हैं, तो उस वक़्त जो उनका टेस्टोस्टेरोन का सर्ज है बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा होता है, उनकी डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा हो रही होती है और इसके अलावा जो है उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल भी बड़ा होता है, तो उसकी तरफ सेक्स की तरफ उनकी जो रुझान है वो भी ज़्यादा होता है। तो उस पीरियड के अंदर जो एहतलाम है उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो सकती है। इसके अलावा पेशेंट पूछते हैं कि ये जो है महीने में कितनी दफ़ा होना चाहिए एहतलाम, अगर इतनी दफ़ा होगा तो इससे ज़्यादा होगा तो हमारे साथ क्या मसाइल होंगे। आम तौर पर देखा गया है कि एहतलाम जो है वो हफ्ते में अगर 1 से 2 दफ़ा हो जाता है तो ये नॉर्मल है। ख़ास तौर पर अनमैरिड लोगों के अंदर महीने के अंदर अगर 3 से 4 दफ़ा या 5-6 दफ़ा भी हो जाए तो इसको नॉर्मल ही कंसीडर किया जाता है। लेकिन मैरिड लोगों के अंदर निस्बतन, जैसे मैं बता चुका हूँ, कि कम होता है और थोड़े से ओल्ड एज में भी इसकी जो रेशो है वो कम हो जाती है। अब हमारे लिए जो काबिले गौर या काबिले फ़िक्र बात इसमें ये है कि जैसे मैंने काफ़ी ज़्यादा इस बात पे ज़ोर डाला है कि एहतलाम जो है वो नौजवान नस्ल में, बालिग होने वाली नस्ल के अंदर ज़्यादा कॉमन होता है। उसकी वजूहात पे मैं थोड़ी सी रोशनी डालना चाहता हूँ, क्योंकि आजकल हमारे जो माशरे के अंदर ख़ास तौर पे सेक्स एजुकेशन जो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर होती है और इसी तरह साथ साथ माशरे के अंदर पॉर्न एडिक्शन बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है।
तो मेरा मशवरा ये है उन वालिदैन को जिनके बच्चे जो हैं वो प्यूबर्टी में हैं, तो उनको चाहिए कि प्रॉपरली अपने बच्चों को सेक्स एजुकेट करें। उनको बताएं कि क्या क्या उनके अंदर उनकी बॉडी में चेंजेस आ सकती हैं इस दौरान, क्या क्या उन्हें फ़ील हो सकता है, और प्रॉपरली उनको सेक्स के बारे में एजुकेट करें। इसके अगर आप ये नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली उन्हें पता चल जाना है वैसे भी, और जो दूसरे बाहर के ज़राए से अगर उन्हें पता चलेगा तो हो सकता है वो इतने अच्छे तरह से उसको परसीव ना करें और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट उनकी जो है लाइफ के ऊपर ज़्यादा हो। जान लेते हैं कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन सी ऐसे सिम्टम्स हैं जिनके साथ अगर एहतलाम हो तो ये इसको ट्रीट करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा ज़रूरी होता है। सबसे पहले जो हमारे पास आता है वो है मर्दाना गदूद का इन्फेक्शन, जिसे हम आम ज़ुबान में अपनी प्रोस्टेटाइटिस बोलते हैं। प्रोस्टेटाइटिस का हमें कैसे पता चलता है? उसमें ये होता है कि पेशाब की पेशेंट को जलन होती है, जैसे किसी भी पेशाब के इन्फेक्शन में होती है। इसके अलावा जो गदूद है उसके अंदर दर्द हो सकता है, पेशेंट खुदा न खास्ता पेशाब की रुकावट के साथ भी हमारे पास आ सकता है। इस सूरत के अंदर अगर पेशेंट को नाइट फॉल्स हो रहे हैं तो उसको ट्रीट करना हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके अलावा दूसरे नंबर पे अगर पेशेंट को हैवी पेल्विस रहती है, पेल्विक पेन रहता है, जिसे क्रोनिक पेल्विक पेन सिंड्रोम बोला जाता है, तो उस सूरत में भी पेशेंट को ट्रीट करना ज़्यादा एडवाइजेबल होता है। इसके अलावा पेशेंट हमारे पास अगर यूटीआई के साथ प्रेजेंट करता है, जैसे मैंने बताया, जिसमें मसाने का इन्फेक्शन हो सकता है, गुर्दे का इन्फेक्शन हो सकता है, पेशाब की नाली का इन्फेक्शन हो सकता है, ऐसी सूरत में भी इन्फेक्शन को ट्रीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी साबित होता है। पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जिनको रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन होती है, मतलब जब उनका ऑर्गेज़म हो जाता है, जब वो डिस्चार्ज हो जाते हैं तो उनका जो सीमन है वो बाहर नॉर्मल रास्ते से नहीं निकलता बल्कि पीछे की तरफ मसाने में चला जाता है। अगर ऐसी सूरत के अंदर पेशेंट है तो उसको रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन का ट्रीटमेंट प्रॉपरली लेना चाहिए। इसके अलावा इंडो-पाक रीजन के अंदर एक धात सिंड्रोम है, जिस पे मेरी पहले वीडियो भी है। तो अगर धात सिंड्रोम के साथ पेशेंट है तो उस सूरत में भी पेशेंट को इलाज कराना चाहिए। और सबसे आखिर में आ जाती है पोर्न एडिक्शन। पोर्न एडिक्शन आजकल बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। आम तौर पर पेशेंट कुछ ऐसे भी हमारे पास आते हैं जो कहते हैं कि उनको बीवी के साथ बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता सेक्सुअल रिलेशन में, बल्कि वो चाहते हैं कि बस वो एक साइड पे बैठे हों और अपना उनको ज़्यादा टाइम जो है वो कंप्यूटर के साथ पोर्न देखने में उनको ज़्यादा सुकून मिलता है। तो ये बेसिकली एक साइकोलॉजिकल इशू है। इसको ट्रीट करने के लिए कभी कभी साइकोलॉजिस्ट की भी हमें हेल्प लेनी चाहिए और इसके अलावा साइकियाट्रिस्ट की भी, क्योंकि आजकल के दौर में जैसे इंटरनेट की मौजूदगी है, हर किसी के पास सेल फ़ोन है, तो इसमें पोर्न देखना इंतहाई समझ लें आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। तो पेशेंट बहुत ज़्यादा पोर्न एडिक्शन को ऑप्ट करते हैं। तो इस सूरत के अंदर पोर्न एडिक्शन को, अगर एक पेशेंट बिल्कुल पोर्न एडिक्ट है तो उसको इलाज कराने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए ताकि जल्द अज जल्द वो इस बीमारी से जान छुड़ा सके। इसके अलावा और पेशेंट सवाल करते हैं हमारे पास, वो आते हैं कि क्या हम इसको रोक सकते हैं? मेरा जवाब उनको यही होता है कि एक नॉर्मल चीज़ है, इसको रोकने का कोई जवाज़ ही पैदा नहीं होता। इसको रोकने से आपको नुकसान होगा, इससे आपको कोई फ़ायदा आप हासिल नहीं करेंगे। पेशेंट अक्सर सवाल करते हैं कि कसरत एहतलाम की वजह से उनके बच्चे नहीं होते, उनके स्पर्म डैमेज हो जाते हैं, ज़ाया हो जाते हैं, उनके जिस्म में बिल्कुल कमज़ोरी हो जाती है, उनके घुटनों में से आवाज़ें आती हैं, घुटनों का पानी ख़त्म हो गया। ये सब मिथ्स हैं, ये सारी की सारी गलत फहमियाँ हैं जो लोगों ने पाल रखी हैं। मैं बताता चलूँ कि जो वेट ड्रीम्स हैं, ये एहतलाम है, इससे इन किसी भी चीज़ का लेना देना नहीं है। हाँ, अगर कुछ चीज़ें जो मैं पहले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ उनके साथ अगर पेशेंट को एहतलाम हो तो उनको ट्रीट करना ज़रूरी होता है। ये सारी चीज़ें सिर्फ अबहाम हैं जो लोगों ने खुद ब खुद इधर उधर से सुन के पाले होते हैं। बताता चलूँ कि अगर खुदा न खास्ता आप भी इस तरह ही परेशानी का शिकार हैं तो आपको चाहिए कि आप रिलैक्स रहें। इसमें कोई भी गिल्ट फील करने की ज़रूरत नहीं है, फ्रस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को दुखी या गमगीन करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक नॉर्मल चीज़ है और आलमोस्ट 8% या हर बंदा अपनी एज में किसी न किसी दौर में इस वेट ड्रीम्स का सामना करता है। तो आपको इसमें परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने वीडियो में पहले भी बताया कि 8% लोगों को सेक्सुअल ड्रीम आते हैं और 4% लोग जिन हैं वो अमूमी तौर पर वेट ड्रीम्स का शिकार होते हैं। 4% काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन होती है। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आपको ये होता है तो आप रिलैक्स रखें, अपने आप को रिलैक्स रखें। अगर आपके बच्चे आपके पास ये डिस्कशन करते हैं इस तरह की तो आपको चाहिए कि उनको भी रिलैक्स रखें।
आप अपने बच्चों को इतना कॉन्फिडेंस दें कि वो आपसे जब भी ये ऐसा मसला हो तो फ़ौरी तौर पर डिस्कशन करें। और मेरे देखने वाले अगर नौजवान नस्ल हैं तो उनको मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको भी इस तरह की कोई भी इशू है तो फ़ौरी तौर पर अपने वालिद से या अपने बड़े भाई से लाजमी डिस्कशन करें आपको, ताकि वो प्रॉपरली सेक्स एजुकेट कर सकें और आपके लिए जो परेशानी है वो ख़त्म हो जाए। आखिर में मैं आपको यही मैसेज दूंगा कि अपने लाइफस्टाइल को अच्छा रखें, अपना हेल्दी डाइट इस्तेमाल करें, जंक फूड कोल्ड ड्रिंक से दूर रहें और हेल्दी लाइफस्टाइल इस्तेमाल करें। अपना डेली वॉक का कोई शेड्यूल बनाएं और अगर हो सके पॉसिबल तो कुरान रिसाइट करें, अदरवाइज़ कोई गुड लिटरेचर पढ़ें, ख़ास तौर पर सोने से पहले। और सोने से 1-2 घंटा पहले आप मोबाइल स्क्रीन बिल्कुल जो है अपनी ऑफ़ कर दें और मोबाइल को जितना कम टाइम देंगे उतना ही आपके लिए बेहतर है। आई होप मेरा मैसेज आप लोगों को डिलीवर हो गया होगा और आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।